गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं लैंगिक भेदभावों को मिटाने के लिए विद्यालय, शिक्षकों, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की भूमिका। विद्यालयों का, शिक्षकों का, पाठ्यक्रमों का और पाठ्य पुस्तकों का क्या योगदान है। प्रशिक्षणार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के ऊपर। पाठ्यक्रम की चर्चा यहाँ से होती है कि किसी राष्ट्र की गुणवत्ता की अगर जांच करनी है तो उस राष्ट्र की नागरिकों की जांच करनी होगी। उस राष्ट्र के नागरिकों की गुणवत्ता को देखना होगा और उस राष्ट्र के नागरिकों की गुणवत्ता को देखना है तो आपको उस राष्ट्र की नागरिकों की शिक्षा व्यवस्था को देखना होगा। तो राष्ट्र की गुणवत्ता से नागरिकों की गुणवत्ता, नागरिकों की गुणवत्ता से शिक्षा की गुणवत्ता जुड़ी हुई है। अगर किसी राष्ट्र की शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, तो वो नागरिक भी गुणवान हो जाएंगे और फिर वो राष्ट्र भी गुणवान राष्ट्र कहलाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर पक्षपात रहित पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा ना हो जिसमें महिलाओं के साथ में भेदभाव दर्शाया गया हो, जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान किया गया हो, जैसा कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में महिला के बेटी के जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु तक उसको वो अधिकार, वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी कि वो अधिकारिणी है। प्रशिक्षणार्थियों, बालिका के जन्म पर घर में मातम का छा जाना, बेटे के जन्म पर घर में जश्न का होना, थालियों का बजाया जाना, मिठाइयों का बांटा जाना, जबकि बालिका ने जन्म ले लिया है तो अपशकुन माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो बरसों से उनका शोषण होता आ रहा है, जो बरसों से उनको समाज ने दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है कि लड़का है तो माता पिता को स्वर्ग में ले जाएगा, वो स्वर्ग में जाने की एक सीढ़ी है, अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देगा, पिंडदान देगा, ये सोच, और बेटी है तो इसको दहेज कहाँ से लाएंगे, इसकी पढ़ाई पर होने वाले खर्चे को दहेज के लिए इकट्ठा कर लो। ऐसा हमारे समाज का निर्माण है। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक समाज की ये अवधारणाएं, जब तक समाज के ये दृष्टिकोण, जब तक समाज का ये नजरिया नहीं बदला जाएगा, तब तक हम महिलाओं के साथ में होने वाले भेदभावों को, लैंगिक विषमताओं को, जेंडर पक्षपात को दूर नहीं कर सकते। जेंडर पक्षपात को दूर करने के लिए हमको बालकों को गुट्टी पिलानी होगी, उनको बचपन से ही जेंडर संवेदनशील बनाना होगा।
बालक का जन्म होता है और उसको जन्म लेने के कुछ समय पश्चात गुट्टी पिलाई जाती है, और वो घी जो गुट्टी है उसमें यही पिलाया जाता है कि ये बालक हमारा सुसंस्कारवान नागरिक बन जाए। तो बालकों को विद्यालयों से, पाठ्यक्रम के माध्यम से जेंडर संवेदनशील बनाना है बचपन से ही। ये प्रशिक्षणार्थियों, हमारी शिक्षण संस्थाएं बालकों को मात्र अक्षर ज्ञान नहीं कराती, पढ़ना, लिखना, हिसाब करना, ये ही विद्यालय में नहीं होता। पढ़ना, लिखना, सुनना, हिसाब करना, ये साक्षरता के मिशन हैं। अर्थात विद्यालयों में, इन संस्थाओं में बालकों को साक्षर ही नहीं किया जाता, बल्कि बालकों को सद नागरिक भी बनाया जाता है, जो उनके चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को देखते हुए उनके अनुकूल वो व्यवहार करना सीख जाए। समाजोचित व्यवहार करना सीख जाए, मर्यादित व्यवहार करना सीख जाए, नैतिकतापूर्ण कार्यों को अपनाना सीख जाए, अनैतिक कार्यों को छोड़ दे। ये सारा का सारा दारोमदार हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारे पाठ्यक्रम पर है। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को सद्गुणी बनाया जा सकता है और उनके दुर्गुणों को दूर किया जा सकता है। जब हम बचपन से ही उनको ये सबक सिखा देंगे कि ये बहन है, ये भाई है और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, हमारा मकसद पूरा। हमने छोटी उम्र से ही बालकों को जेंडर संवेदनशील बना दिया है। वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये नहीं कि प्राचीन काल में या मध्यकाल में उन्होंने जो शिक्षा की व्यवस्था देखी और अपने पेरेंट्स, गार्जियंस को महिलाओं के साथ में व्यवहार करते हुए देखा और वो बड़े होकर उसी व्यवहार को अपने जीवन में अपनाएं। उनको जो उनके पूर्वजों ने गलतियां की हैं, उन गलतियों से अवगत कराने का कार्य हमारे पाठ्यक्रम का है। हमारा पाठ्यक्रम लैंगिक पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। जो अब तक रूढ़ियां, वो प्रथाएं, वो परंपराएं, जो रीति रिवाज उन पर हम चले आ रहे थे, उन सबको, उन रूढ़ियों को, उन कुप्रथाओं को त्यागना होगा और महिलाओं का सम्मान करना होगा। ऐसे पाठ्यक्रम में हमको पाठों को रखना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं संविधान ने जो अधिकार दिए हैं समानता के, वो समानता के अधिकार हमारे पाठ्यक्रम में होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा संस्थाएं मात्र साक्षर ही नहीं करती,
बल्कि उनके चारों ओर जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके अनुकूल व्यवहार करना भी सिखाती हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यालय के वो सारे अनुभव निहित होते हैं जो बालक विद्यालय के अंदर, वो बालक विद्यालय के बाहर उन अनुभवों को ग्रहण करता है, उनका संग्रह ही पाठ्यक्रम है। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार समान होना चाहिए। समान व्यवहार है तो निश्चित रूप से वो बालकों के साथ में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगा। पाठ्यक्रम लड़के और लड़की को अंतर न करे, बल्कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से पाठ्यक्रम होना चाहिए। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने अपने सुझाव दिए हैं कि माध्यमिक स्तर तक समान पाठ्यक्रम हो, माध्यमिक स्तर के बाद में बालिकाओं को गृह विज्ञान में, गृह प्रबंध में, पाक कला में और उनको अन्य व्यावसायिक कार्यों की शिक्षा प्रदान या व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएं, ऐसा सुझाव विभिन्न शिक्षा आयोगों ने दिया। और लेकिन यहां बात चल रही है कि पाठ्यक्रम समानता वाले होने चाहिए, जो लड़के और लड़की को समान रूप से शिक्षा प्रदान करें, अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम हों जिनमें बालक और बालिकाओं के लिए भेद ना हो। शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण सहायक सामग्री, इनकी शिक्षण के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से कोई भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये पाठ पढ़ाते समय ये नहीं झलकना चाहिए कि वहाँ लैंगिक भेदभाव हो रहा है। शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री समानता पर आधारित होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा ना हो कि जिस पाठ्यक्रम को लेखकों ने लिया है, लिखा है, सुझाव दिए हैं, वो उच्च शिक्षा शास्त्री होते हैं और वो उच्च शिक्षा शास्त्री हो ना हो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। और पूर्वाग्रह से ग्रसित मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पुरुष महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित, कुछ महिलाएं पुरुषों को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित, अर्थात वो पहले से ही लगा लेते हैं कि सारी पुरुष जाति ही बेवफा है, वो पहले से ही अनुमान लगा लेती हैं कि सारे पुरुष ही बेवफा हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित शिक्षाविदों को पाठ्यक्रम नहीं, क्योंकि अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो वो अपनी मनोदशाओं को पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं व्यक्त कर देगा, वो कुंठा वहाँ निकल जाएगी शब्दों के माध्यम से। तो उन कुंठाओं को, उन पूर्वाग्रहों को मानसिक रूप से शिक्षक को तैयार होना होगा। मानसिक रूप से शिक्षाविदों को ये तैयारी करनी होगी कि पाठ्यक्रम में कहीं भी पूर्वाग्रहों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षक के बारे में बात आती है कि शिक्षक ही हैं जो लैंगिक संवेदनशीलता या जेंडर पक्षपात मुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए शिक्षकों को मानसिक रूप से तैयार होना होगा, उसके लिए वो कार्य और उसके लिए वो व्यवहार, उनके कार्य से, उनके व्यवहार से कहीं भी नहीं झलकना चाहिए कि वो लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं, वो बालक और बालिका के संग भेदभाव कर रहे हैं, वो लड़के और लड़की में अंतर बता रहे हैं। ऐसा नहीं हो। बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षकों को और हमारे पाठ्यक्रम को ढेर सारे गतिविधियों का आयोजन करना होगा, तब जाकर के हम लैंगिक समानता ला सकते हैं, लैंगिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। जो बालिकाएं कार्य कर रही हैं उनकी सराहना की जाए और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनकी प्रेरणा लोगों तक पहुंचाई जाए।
उनको प्रेरित किया जाए और बेहतर करने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षकों के साथ साथ साथी शिक्षकों का व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। प्रशिक्षणार्थियों, अगर शिक्षक अच्छे हैं और उसके साथी शिक्षक अच्छे नहीं हैं, ऐसी स्थिति में साथियों का व्यवहार लैंगिक भेदभावों को बढ़ा सकता है। इसलिए साथी शिक्षकों का व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसलिए शिक्षकों का व्यवहार तो अच्छा हो ही, साथ ही साथी शिक्षकों का भी व्यवहार बालिकाओं के प्रति अच्छा होना चाहिए। विद्यालय संगठन। प्रशिक्षणार्थियों, विद्यालय संगठन के अंतर्गत 2 प्रकार के संसाधन आते हैं, एक भौतिक संसाधन, दूसरे मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आप देखते हैं विद्यालय का फर्नीचर, विद्यालय के कक्षा कक्ष, विद्यालय का बोर्ड, विद्यालय के डस्टर, विद्यालय की प्रयोगशालाएं, विद्यालय के खेल का मैदान, ये सारी और विद्यालय की बिल्डिंग, ये सारी बातें भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। दूसरे संसाधन हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय के बाबू, विद्यालय के अन्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी आदि इत्यादि। प्रशिक्षणार्थियों, आपने अपने विद्यालय की बिल्डिंग तो बना दी बुर्ज खलीफा। दुबई की एक बिल्डिंग का नाम है बुर्ज खलीफा, और उसमें शिक्षक हैं ही नहीं, मानवीय संसाधन नदारद हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय का संगठन अच्छा नहीं कहलाएगा। विद्यालय का संगठन वो ही अच्छा है जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधन समानुपात में हों। आप देखते हैं आए दिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, आए दिन विद्यालयों में फर्नीचर की कमी, आए दिन विद्यालयों में कक्षा कक्ष की कमी, ये कमियां आपको देखने को, सुनने को मिल जाती हैं। इनसे आप भली भांति वाकिफ हैं। प्रशिक्षणार्थियों, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि विद्यालय की बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत और उसमें टीचर्स यानी मानवीय संसाधन है ही नहीं। आपको कहीं कहीं ये सीन भी मिल जाएगा कि विद्यालय की बिल्डिंग टूटी फूटी और मानवीय संसाधनों से भरी हुई, ऐसा भी हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, कभी कभी ये सीन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके अंग्रेजी के टीचर कब आएंगे। बालक पूछते हैं हमारे अंग्रेजी के टीचर कब आएंगे, तो जवाब आता है 20 साल बाद। हमारे गणित के टीचर कब आएंगे, जवाब आता है 20 साल बाद। हमारे विज्ञान के टीचर कब आएंगे, ना तुम जानो ना हम कब आएंगे। ये कमियां विद्यालय संगठन की है। विद्यालय ने संगठन किया होता तो ना ऐसा होता कि कक्षाएं भरी हुई हैं, शिक्षक हैं ही नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि शिक्षक हैं, बालक नदारद हैं। आपको देखने को, सुनने को मिल जाएगा 5-5 कक्षाओं को संभालने वाले एक अध्यापक, और ये भी सीन देखने को मिल जाएगा कि 7-8 अध्यापक हैं और कक्षाएं 2 या 3 ही हैं। ये संगठन की कमी है। चाहे मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्राइवेट और सरकारी, आपको दोनों क्षेत्रों में ये कमियां देखने को मिल जाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, अगर विद्यालय का संगठन उचित ढंग से किया गया है तो कम भौतिक संसाधनों के होते हुए, कम मानवीय संसाधनों के होते हुए हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय का अच्छा संगठन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर माना कि कक्षा 5 हैं और शिक्षक 4 हैं, काम चलाया जा सकता है। माना कि कक्षा में 8 हैं, कक्षाएं 8 हैं
और शिक्षक दो ही हैं, काम नहीं चल सकता। उसी प्रकार से बालक मानवीय संसाधन है, शिक्षक मानवीय संसाधन है, और इन मानवीय संसाधनों के अभाव में भौतिक संसाधन बेकार, भौतिक संसाधनों के अभाव में मानसिक संसाधन बेकार। इसलिए समानुपात में हो तो अच्छा है, नहीं हो तो थोड़े कम भी चल जाएंगे, लेकिन बहुत कम नहीं होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, विद्यालय का संगठन अच्छा है तो आप देखते हैं विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में अनुशासन और विद्यालय में गुणात्मक वृद्धि आए दिन देखने को सुनने को मिल जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसे जिस विद्यालय का संगठन किया है वहाँ शिक्षक अपने साथी शिक्षकों का सहयोग करते हैं, विद्यार्थी अपने साथी विद्यार्थियों का सहयोग करते हैं, और उस संगठन के सुसंगठन के माध्यम से हम बालकों को ये मैसेज छोड़ते हैं, उनको ये प्रेरणा मिलती है कि जब वो समाज में जाते हैं तो अच्छे संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान लेकर जाते हैं, क्योंकि इस बात की तालीम, इस बात का अनुभव, ये तजुर्बा उनको विद्यालय ने दिया था। प्रशिक्षणार्थियों, लेखक कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम विद्यालय को चलाते समय ध्यान रखना है कि महिला शिक्षिका भी होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, राज्य सरकारों के द्वारा विद्यालयों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। राज्यों के राज्य स्तर पर इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। बड़े बड़े शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्रियों को, उच्च शिक्षा शास्त्रियों के सुझावों के द्वारा ये पाठ्यक्रम का स्तर तैयार होता है। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी कक्षा में, किसी भी विषय में आपको ये नहीं मिलेगा कि वहाँ लैंगिक असमानता वाला कोई पाठ हो। आपको लैंगिक असमानता के पाठ नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी कक्षा हो, कोई भी विषय हो, आपको लैंगिक असमानताओं वाले पाठ नहीं मिलेंगे। कोई जाति, कोई धर्म, कोई व्यक्ति, उसके प्रसंगों को आप इन पाठों में, पाठ्यक्रम में नहीं देख सकते कि किसी जाति पर टिप्पणी की गई हो, किसी धर्म पर टिप्पणी की गई हो, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी की गई हो। ऐसे प्रसंगों वाले पाठ्यक्रम में पाठ नहीं रखे जाते। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर असमानता के प्रसंग हमारे पाठों में नहीं होते हैं। जिन पाठों से जेंडर समानता, जेंडर समानता वाले प्रसंग हमारे पाठों में, पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार के लिए ऐसे पाठों का निर्माण करना चाहिए जिनमें देश की महिलाओं के वीर गाथाओं से, वीरोचित गुणों से और उनकी वीरांगनाओं के पूर्ण कथाओं से, आत्मकथाओं से पाठ भरे पूरे हों। ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए सरकार को जिसमें हमारे देश की विदुषी महिलाएं, सफल महिलाएं, वीरांगनाएं और उनकी आत्मकथाओं का वर्णन हो। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की महिलाओं की आत्मकथाएं हमारे लिए बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रशिक्षणार्थियों, प्राचीन काल से लेकर वो दुर्गावती, वो मैत्रेयी, वो गार्गी, उनके पाठों को कण्व ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने वाली शकुंतला को उनके वर्णन किए जाए और देश की आज़ादी की 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की पाठों का वर्णन किया जाए।
अवंतीबाई का वर्णन किया जाए, अहिल्याबाई होलकर का वर्णन किया जाए, जीजाबाई का वर्णन किया जाए, बेगम हजरत महल का, रजिया सुल्तान का, सोनिया मिर्जा का, पीवी संधू का, पीटी ऊषा का, ऐसे चमकते सितारे हैं। ये महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित की हैं। और महिलाएं जो दुबक्कर कक्षाओं में बैठी रहती हैं, बालिकाएं, उनको सहमने से छुटकारा मिल जाएगा, उनको डरने से छुटकारा मिल जाएगा, उनको झिझकने से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी उन बहनों के बारे में, उन माताओं के बारे में और उन वीरांगनाओं के बारे में ढेर सारी बातें, ढेर सारी कहानियां, ढेर सारे किस्से, ढेर सारी आत्मकथाएं पढ़ रखी हैं। और उन पढ़ी हुई आत्मकथाओं पर जो उन्होंने सुनी हुई किस्से हैं, उनको सुनकर, पढ़कर वो अपने जीवन में अमल में लाएंगी और उनके लिए ये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में कोई झिझक नहीं होगी। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की कथाएं लैंगिक भेदभावों को मिटाने में, उनकी आत्मकथाओं से लैंगिक भेदभावों को मिटाने में बहुत मदद मिलेगी। किस प्रकार रजिया सुल्तान ने पर्दा होते हुए भी और मुस्लिम समाज का घोर विरोध होते हुए भी किस प्रकार से शासन सत्ता चलाई। जब महिलाओं को ये आत्मविश्वास हो जाएगा तो वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह एक दिन देश के उच्च से उच्च पदों पर, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रही और बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने शासन चलाया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित हुई, राष्ट्रपति पद पर, तो उन बालिकाओं को ऐसे पाठों का निर्माण कराया जाए, उन बालिकाओं को ऐसे पाठों को पढ़ाया जाए पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिससे वो अपने देश की उन वीरांगनाओं से, उन सफल महिलाओं से, उन ऐतिहासिक महिलाओं से और जो उनके समाज की निधि हैं, उनके देश की धरोहर हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, आज समय बदला है। आपको पाठ्यक्रम में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि एक लड़के में और एक लड़की में अंतर बताया गया हो। पाठ्यक्रम ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए कि किसी पाठ के माध्यम से लड़के को बढ़ाया जाए और लड़की को हीन बताया जाए। ऐसे पाठ आपको पाठ्यक्रम में नहीं मिलेंगे। इन पाठों के लिए पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। परिवर्तन, समय के अनुसार परिवर्तन होता है और परिवर्तन के लिए जब बात चलती है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आजकल बालिकाएं एनसीसी और स्काउट गाइड, जिम, प्लेग्राउंड्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, व्यायाम, योगा, गीत संगीत, नृत्य और इन सब के साथ साथ वो गणित भी पढ़ना चाहती हैं। वो अब स्काउट और गाइड में भाग ले रही हैं, एनसीसी में भाग ले रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही हैं। लेकिन उनकी इच्छा है, जैसा कि विभिन्न शिक्षा आयोगों ने सुझाव दिया, कि 10 माध्यमिक शिक्षा तक सभी के लिए समान पाठ्यक्रम हो, लड़के और लड़कियों को। लेकिन जैसे ही उच्च माध्यमिक में आए तो उनके लिए गृह विज्ञान, गृह प्रबंध, पाक कला या व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं या पढ़ाए जाएं। तो उसके लिए सुझाव है कि अब बालिकाएं गणित भी पढ़ना चाहती हैं, अब बालिकाएं विज्ञान भी पढ़ना चाहती हैं, वो वैज्ञानिक बनना चाहती हैं, चिकित्सक बनना चाहती हैं, वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, गणितज्ञ बनना चाहती हैं। तो उनके लिए पाठ्यक्रम में ये विषय भी रखे जाने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, इन विषयों को रखने के माध्यम से
हमें बालक और बालिकाओं के बीच में होने वाले भेदभावों को मिटाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त होगी। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो जब शिक्षक कराते समय समूह बनाए तो वो समूह उनके ऐसे हों, लड़के और लड़कियों के, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है तो उस ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत समूह बनते हैं, तो उन बालकों के और बालिकाओं के मिले जुले समूह होने चाहिए, जिससे कि बालक और बालिकाओं में समानता का भाव लाया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपको ये सराहनीय सुझाव बताए, जिन सुझावों पर अमल करके हम लैंगिक भेदभावों को या जेंडर पक्षपात मुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, लैंगिक भेदभावों को मिटा सकते हैं। ये पाठ्यक्रम में इन बातों को रखने से मैं समझता हूँ आसानी से हमारे लिए लैंगिक भेदभावों को मिटाने में महत्वपूर्ण हमारा ये कदम होगा। प्रशिक्षणार्थियों, आपके जो कुछ समझ में नहीं आता है आप पूछ लीजिए, और आपके जो भी उचित सवाल होंगे उनके उचित जवाब दिए जाएंगे। आप सवाल कीजिएगा, हम जवाब जरूर देंगे। आपकी समझ में कहीं कुछ नहीं आता है, पूछ लीजिए। मैं आपको पाठ्यपुस्तकों की जेंडर समानता में भूमिका के बारे में बताया, ये लैंगिक विषमताओं को किस प्रकार से मिटा सकते हैं, ये सुझाव मैंने आपको बताए। इनको पढ़ें और समझें और जीवन में आगे बढ़ें। मैं आपके लिए, आपके तमाम अपनों के लिए और जो सज्जन मेरे पाठ को सुन रहे हैं उन सभी के लिए मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बड़ी विनम्रता से मेरे पाठ को सुना, सोचा और समझा। थैंक यू।